नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य की डिटेल क्लासें मैंने 5-7 क्लासें लगाई थी, उससे संबंधित ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपको 5-7 यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। इन 5-7 टेस्टों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप करके इस ये वाला जो आपका भाग है इस पर अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो। तो रीट एग्ज़ाम 2023 जो मेन एग्ज़ाम है आपका, रीट का 3rd ग्रेड का जो मेन एग्ज़ाम है जनवरी 2023 में, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है साथियों ये। तो चलिए शुरू करेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं कि भाई कौन सा प्रश्न आपसे किस नंबर पे पूछा गया है और किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो देखो, शैक्षिक परिदृश्य का टेस्ट नंबर 1 है ये, इसके 5-7 टेस्ट रहेंगे। तो पहला प्रश्न, इनमें से सत्य कथन है, सत्य कथन का आपको चुनाव करना है, जो कथन आपको सत्य लग रहा है। तो विकल्प है, पहला विकल्प क्या कह रहा है साथियों, स्माइल प्रोग्राम 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। स्माइल 3.0 21 जून 2021 को शुरू हुआ। और इनमें से सभी, तो जो आपको सत्य कथन यहाँ पर लग रहा है 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहेगी। जैसे आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सही में से भी 1 क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा साथियों आपका। देखो, यहाँ पर आपके जो पहला प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को शुरू हुआ साथियों। तो ये तीनों ही सत्य है, इसीलिए चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। आपके सेकंड प्रश्न क्या पूछ रहा है, दीक्षा कार्यक्रम की पहल की थी NCTE व RBSC ने, NCERT व MHRD ने, RMS रमसा व समसा ने और NCTE व MHRD ने। तो देखो, जो दीक्षा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, प्रश्न संख्या 2 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखो, जो दीक्षा कार्यक्रम है साथियों इसको हमने पढ़ा था, इसकी जो शुरुआत है एक तो NCERT के द्वारा की गई। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, वर्तमान में इसका नाम बदलकर तो क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया साथियों? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन शुरुआत की थी तब इसका नाम क्या था, MHRD। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपका कौन सा, सेकंड वाला विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 क्या पूछ रहा है, दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, 5 अक्टूबर 2017 को, 5 अगस्त 2017 को, 5 सितंबर 2017 को और 5 नवंबर 2017 को। तो ये जो दीक्षा कार्यक्रम चलाया गया था NCERT व MHRD के द्वारा, इसका आरंभ कब किया गया था, ऐसा प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है। देखो, एक चीज़ है कि चारों ही विकल्प में 2017 दे रखा है, मतलब दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में तो हुई, लेकिन कौन से महीने में हुई, 5 तारीख को भी हुई, लेकिन कौन से महीने में हुई ये इंपॉर्टेंट बात है। तो तीसरा जो प्रश्न है साथियों, देखिएगा, जो दीक्षा कार्यक्रम आपके है ये अक्टूबर या अगस्त में नहीं, ना ही नवंबर में, बल्कि ये 5 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? दीक्षा कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ था। अतः तीसरे प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछ रहा है, स्माइल कार्यक्रम के कंटेंट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, NCERT के द्वारा, SCERT के द्वारा, RSCERT के द्वारा उदयपुर के द्वारा और RBSE अजमेर के द्वारा। तो साथियों, जो स्माइल प्रोग्राम है, एक तो स्माइल चला, फिर स्माइल 2.0 चला, फिर स्माइल 3.0 चला। तो इसके जो इस कार्यक्रम के जो कंटेंट, इसका जो कंटेंट होता है साथियों, कि कार्यक्रम तो चलाया जा रहा है लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी है, किस स्तर के बालकों को कैसे पढ़ाना है, मतलब ये जो कंटेंट है ये जिसके द्वारा तैयार किया जाता है वो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है। तो स्माइल कार्यक्रम का जो कंटेंट है मित्रों, ये RSCERT उदयपुर के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा?
RACERT उदयपुर के द्वारा ये कंटेंट तैयार किया जाता है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा जा रहा है ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया? स्माइल कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, दीक्षा कार्यक्रम और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो यहाँ से आप विकल्पों में से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका आंसर होता नहीं है। देखो, जब कोविड का दौर चला था, कोरोना महामारी का समय था, तो स्कूल बंद थे तो बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए एक सुविधा प्रदान की गई थी। और साथियों, ये जो कार्यक्रम चलाया गया था ये था स्माइल कार्यक्रम। किस नाम से जाना गया इस कार्यक्रम को? स्माइल कार्यक्रम के नाम से जाना गया। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ तक क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है आपसे? छठा प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ? 20 जुलाई 2021, 20 अगस्त 2020, 20 फरवरी 2020 और 20 मार्च 2020। तो देखो, तारीख तो 20 है, ठीक है, डेट तो 20 है, लेकिन 21 वाली 20 है या 20 वाली 20 है ये डेट? तो छठे प्रश्न में देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना जो है इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। 2020 में की गई थी, लेकिन साथियों कौन से महीने में की गई थी ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फरवरी और मार्च में नहीं, बल्कि ये 20 अगस्त 2020 को, किस महीने? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का आरंभ किया गया था। इसीलिए आपके जो सेकंड विकल्प है छठे प्रश्न में सही रहेगा साथियों। इसके पहले मैंने सुबह राजस्थान के जो 33 जिले हैं इनके उपनाम भी मैंने उपनाम से संबंधित एक वीडियो भी डाला है मैंने, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 7। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में आरंभ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है? कंप्यूटर ट्रेनिंग से, कौशल विकास से, बेरोजगारी भत्ते से और सरकारी नौकरी से। तो देखो, एक चीज तो ये क्लियर हुई कि आपके जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 2019 को हुई साथियों। कब हुई? 1 फरवरी 2019 को। तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। दूसरी चीज, इस योजना का संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो इस योजना का संबंध सरकारी नौकरी से नहीं है, बल्कि जो स्नातक कर चुके बेरोजगार है साथियों, ठीक है, जिन्होंने बीए कंप्लीट कर रखी है या बीएससी कंप्लीट कर रखी है और वो कोई जॉब नहीं करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। किस योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी। अगर हम इस योजना की बात करें कि कितने पैसे मिलते हैं, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पुरुष हैं इनको 4000 और जो महिलाएं हैं इनको 4500 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है? देखिएगा 8वें प्रश्न को, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को, 1 मई 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को और 1 जनवरी 2020 को। तो देखो, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब एक तरह से सीधी ये जो योजना है, अगर कोई बीमार हो जाता है और इस योजना में शामिल है तो साथियों उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है। इलाज में उसको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है पैसों में। तो 8वां जो प्रश्न है, इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 को साथियों। कब की गई थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ 1 मई 2021 बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या है? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? नवंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 1 सितंबर 2014। ये प्रश्न तो पिछली बार रीट का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था साथियों। इस 9वें जो प्रश्न में सही उत्तर है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा 2 अक्टूबर 2014 को, मतलब गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी साथियों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछ लिया गया है।
तो इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो देखिएगा आपके प्रश्न संख्या 10 क्या है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब आरंभ हुई? 1 जून 2013, 1 जून 2014, 1 जून 2015 और 1 जून 2016। साथियों 10वें प्रश्न में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इस योजना के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसकी जो शुरुआत की गई थी साथियों 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई थी। देखो ये जो योजना है, जो माता पिता उनके जो संतान है, मतलब 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए और दोनों में से एक या फिर दोनों ही लड़कियां होनी चाहिए साथियों। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उन बालिकाओं के मतलब उन माता पिता को दी जाती है और साथियों ये राशि 6 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्तों में दी जाती है? 6 किस्तों में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या पूछ रहा है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1997, 30 मार्च 1996, 30 मार्च 1995 और 30 मार्च 1994। बताओ भाई 11वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है। हमने बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने बिल्कुल आपको निश्चित रूप से ये बताया था कि 30 मार्च 1995 को, कब? 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी साथियों। ये जो फाउंडेशन है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार की प्रोत्साहन राशि और अनेक प्रकार के जो पुरस्कार है बालिकाओं को प्रदान करता है साथियों। कौन? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न 11 में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या पूछ रहा है। गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत बालिकाओं को दी जाने वाली कुल राशि है 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये और 6,000 रुपये। तो 12वें प्रश्न में बताओ भाई, जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है 10वीं में जिन बालिकाओं के 75% या इससे अधिक प्रतिशत बनती है, तो उन बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन, कौन से दिन? बसंत पंचमी के दिन एक पुरस्कार दिया जाता है साथियों, जिसको कहते हैं गार्गी पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत पहले 5,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में 2 किस्तों में, कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में 3,000 प्लस 3,000, इस प्रकार टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो चौथा विकल्प, क्योंकि यहाँ कुल पूछ रहे हैं ना, अब कुल पूछ रहा है तो चौथा ही विकल्प सही रहेगा, क्योंकि गार्गी पुरस्कार में दोनों किस्तों में मिलने वाली राशि कितनी होती है? 6,000 होती है। इसीलिए चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 13। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना कब आरंभ की गई? 1996, 97, 98, 99। देखो 1995 तो किसकी स्थापना हुई थी? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा साथियों इन्होंने गार्गी पुरस्कार आरंभ किया था 1998 में। कब आरंभ किया था इन्होंने? 1998 में गार्गी पुरस्कार की शुरुआत की थी। देखिएगा एक प्रश्न और ये क्लियर हो जाता है कि भाई गार्गी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ भी इसमें क्लियर हो रही है। अतः थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपको शैक्षिक परिदृश्य के अलावा साइकोलॉजी, हिंदी और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज और डिटेल क्लास है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी साथियों। चैनल पर डायरेक्टली मिल जाएगी, कोई पेड वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। आपकी 14वां प्रश्न क्या है। आरटी एक्ट 2009 मतलब आरटी जो 2009 है, इसके तहत कितने प्रतिशत सीटों पर गैर सरकारी विद्यालय में गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा? 20%, 25%, 30% और 35%। आरटी 2009 मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहले भी बहुत पहले भी पढ़ा रखा था इस एक्ट को। तो ये एक्ट कहता है कि जो निजी विद्यालय है, चाहे उनकी 1 लाख फीस हो या 10 लाख फीस हो एक बच्चे की, या 10,000 कितनी फीस हो, उस निजी विद्यालय के जो कुल स्टूडेंट है उन स्टूडेंटों का 25%, कितना?
कुल स्टूडेंटों का, मतलब अगर मान लो किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी है तो उनमें से 25 विद्यार्थियों को आरटी एक्ट 2009 के तहत साथियों निःशुल्क प्रवेश देना होगा। और इसका वहन कौन करती है? जो संबंधित गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उन बच्चों की राशि का वहन किया जाता है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? फिर आपका सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 65 पर कितने अध्यापक आवश्यक है? 1, 2, 3 और 4। देखो जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ये प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक शिक्षक अनुपात होता है 30:1। कितना होता है? 30:1। मतलब प्रत्येक 30 बच्चे पर कक्षा, प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? 1 से 5 तक का विद्यालय, तो प्रत्येक 30 बालकों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। अब 60 अगर विद्यार्थी हो जाते हैं तो कितने? 2। 61 हो जाते हैं, 61 से लेकर के 90 तक कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। और यहाँ 65 है तो मतलब वहाँ पर अध्यापकों की संख्या कितनी रहेगी? 65 होने पर 3 रहेगी साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। तो बताइए प्रारंभिक शिक्षा में इनमें कहाँ से लेकर के कहाँ तक की कक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है? साथियों थोड़ा सा दिमाग लगाना आंसर देने में, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि आप यहाँ पर साथियों प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हो, प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो। अगर क्वेश्चन यूँ होता है कि प्राथमिक शिक्षा में सम्मिलित है तो कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं को प्राथमिक कक्षा शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन प्रारंभिक में कक्षा 1 से 8 तक को सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक में 1 से 8, क्योंकि 8वीं का जो बोर्ड का प्रमाण पत्र होता है उसमें लिखा होता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, कक्षा 8 में ऐसा लिखा होता है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। सेकंड विकल्प 16वें में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? आरटीए एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे निर्धारित किए गए हैं, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, 50 घंटे निर्धारित किए गए हैं और 55 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो देखो आरटीए एक्ट जो 2009 है इसमें एक अध्यापक न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा शिक्षण कार्य। तो साथियों आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। कितने घंटे काम करेगा? 45 घंटे। ऐसा आरटी एक्ट 2009 कहती है। क्या कहती है? कि एक अध्यापक के द्वारा न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य करना होगा एक सप्ताह में, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 17वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। आरटी 2009 में दिव्यांग बच्चों के लिए अवधि है 3 से 20 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। देखो आरटी 2009 की बात की जा रही है, एनईपी 2020 की बात नहीं की जा रही। एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखो 5-7 टेस्ट लिए जाएंगे शैक्षिक परिदृश्य से। तो 5-7 टेस्टों में से आप समझ सकते हो कि सभी टॉपिक से लगभग 20-20, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हो जाएंगे आपके। तो ये मान लीजिए मैंने सारे टॉपिकों को जो टेस्ट है प्रत्येक टेस्ट में शामिल करूंगा सभी टॉपिक शैक्षिक परिदृश्य के। तो यहाँ पर देखिए आरटी 2009 में जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी अवधि पूछी गई है मित्रों। 18वें प्रश्न में सही आंसर देखें तो आरटी 2009 वैसे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, 6 से 14 वर्ष। लेकिन जो छात्र दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको 4 वर्ष की छूट दी जाती है, मतलब 6 से 18 वर्ष तक। कहाँ तक? 6 से 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों के लिए अवधि है किसमें? आरटी 2009 में। तो 6 से 18 वर्ष तीसरे विकल्प में दे रखा है, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर। आपके 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या है? एनईपी का विस्तार है। एनईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो विकल्पों को देखिएगा। नेशनल एग्जाम पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एग्जिट पॉलिसी, नेशनल एलिजिबल पॉलिसी। तो जो एनईपी है इसका विस्तार रूप 19वें प्रश्न में आपको बताना है। तो एन से तो नेशनल ही बनेगा, लेकिन नेशनल 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 चारों जगह नेशनल है, कंफ्यूज है।
ई से बनता है साथियों एनईपी में एजुकेशन। क्या बनता है? एजुकेशन। तो एजुकेशन सिर्फ दूसरे विकल्प में ही है, इसलिए आपके पहला, तीसरा, चौथा गलत हो जाता है। तो एनईपी का जो विस्तार रूप है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। साथियों 20वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20 क्या है? वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। बेल आइकन ऑन करोगे तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते ही मिल जाएगा। साथियों एनईपी 2020 में शैक्षिक स्वरूप है 5+5+2+3, 5+3+5+4, 5+3+3+4 और 3+3+4+4। तो देखो एनईपी 2020 जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें जो शैक्षिक स्वरूप बताया गया है साथियों वो बताया गया, पढ़ा रखा है ना मैंने ये चीज़ आपको। तो 5+3+3+4 ये शैक्षिक स्वरूप किसका है? एनईपी 2020 का है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 20वें प्रश्न में सही है। 20 ही प्रश्न शामिल किए गए हैं इस टेस्ट में। वीडियो को 2-4 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। चाहो तो चुका सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।